नमस्कार। कमबख्त पैसा के नए एपिसोड पर आपका सिलेक्शन है दोस्त। एक उदाहरण से शुरू करते हैं। फर्ज कीजिए कि आप पहुंचे किसी स्टोर में, किसी मेगा मॉल में, और उस दिन मॉल ने अनाउंस किया है कि आज सब कुछ फ्री है, सारे कपड़े फ्री हैं, जो आइटम आप उठा रहे हैं वो फ्री है। आपको कैसा लगेगा? बहुत खुश होंगे आप, कुछ उठा ही लेंगे आप। पर फ्री होने का मतलब क्या है? क्या उस दिन उस स्टोर के मैनेजर को तनख्वाह नहीं मिलेगी? क्या उस दिन उस स्टोर में काम करने वाले लोगों की तनख्वाह काट दी जाएगी? ऐसा ही खेल होता है पैसे का गुरु। यह तो एक स्टोर की बात थी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी सरकार आपको बहुत कुछ फ्री दे रही है, तो क्या सरकारी कर्मचारियों की या सरकारी अफसरों की तनख्वाहें नहीं होंगी? क्या सरकार अपने खर्चे नहीं उठाएगी? मुबारक है दोस्त, कमबख्त पैसे का आपको अनफॉर्मल न्योता। मैं बात कर रहा हूं फ्रीबीज की दोस्त। पिछले कई चुनावों में बहुत सारी सरकारें फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन, फ्री सब्सिडी, क्या क्या फ्री देती आई हैं। और आज हालात यह है कि फ्री आज चढ़ चुका है सरकारों के कर्जों में। मेरे साथ जुड़ रही हैं दक्षिता दास, जो कि एक पब्लिक पॉलिसी और फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। बजट कई सारे निकाल चुकी हैं वित्त मंत्रालय के साथ काम करते हुए। दक्षिता जी नमस्कार, स्वागत है आपका आज के नए नवेले एपिसोड पर। शुक्रिया शुक्रिया अभिनव। दक्षिता जी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के राज्यों की बात करी है जिनके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं। लगभग 10 राज्य हैं, मेरे सामने लिस्ट है। पंजाब, राजस्थान, केरला, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। इसके अलावा इन सब लगभग 10 राज्यों के जो रेशियो हैं, जिनको हम कर्जे को अगर कैलकुलेट करके इनके स्टेट के जीडीपी के साथ देखेंगे तो लगभग 30%, यानी कि अगर इनकी आमदनी 100 रुपया है तो 30 रुपए से ज्यादा, 40 रुपए से ज्यादा इनके उधार हैं। जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं, आम आदमी को हमेशा इग्नोर कर देते हैं। कॉन्वर्सेशन आ जाते हैं बोर्डरूम डिस्कशन तक, टाई सूट पर आज मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर मेरे प्रदेश का डेट या फिर कर्जा इतना ज्यादा है तो इससे मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा? आपके ऊपर फिलहाल तो देखिए, पहली बात तो ये है अभिनव जी कि हमको समझना चाहिए कि ये बोरोइंग है या जो हम कर्जा ले रहे हैं, ये हम बिना लगाम के नहीं लेते हैं। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 293(3) है, जो कहता है कि स्टेट्स अपने मन मर्जी से बोरो नहीं कर सकते हैं। जी और दूसरा ये है कि जो टारगेट बोरोइंग की है वो फाइनेंस कमीशन टाइम टू टाइम सेट करती है। जी आज की तारीख में हमारे यहाँ 15 फाइनेंस कमीशन लागू है, जिसने की एक पैरामीटर सेट किया हुआ है जिसके आधार पर स्टेट्स बोरो कर सकते हैं। जो चिंता का विषय है वो है ऑफ बजट बोरोइंग, जैसे कि गारंटी, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा सा थ्रेशोल्ड इधर उधर हमने देखा है, पास्ट में हुआ है। और हाल में हमने ये भी देखा है कि सेंटर ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी। ओके। तो आम आदमी पर तो असर बड़ा डायरेक्ट है कि अगर जितनी बोरोइंग आप लेते जाएंगे उतनी आपकी कैपेसिटी भविष्य में बोरो करने की कम होगी। आप एक फाइनेंस के नज़रिए से बोल रही हैं। अब फाइनेंस के नज़रिए से मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। अक्सर सरकारें, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल गेम होता है, राजनीतिक चुनाव है हर राज्य में, हर साल कोई ना कोई, हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव चलता रहता है। तो अभी जैसे आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली प्रॉमिस करी है पंजाब में, कुछ सरकारें हैं जो बोलती हैं हम किसानों को फ्री सब्सिडी देंगे, एमएसपी देंगे। उसके बाद और भी कई सारी सब्सिडी होती हैं कुकिंग गैस पे। हालांकि अब तो काफ़ी सारी रिफॉर्म्स आए हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अब ऐसा टाइम आ रहा है, हमारी आज़ादी को 75 साल होने वाले हैं, अब ऐसा टाइम आ रहा है कि हमको बेफजूल की सब्सिडी, और जैसे पुरानी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में गानों में लाइन हुआ करती थी, खैरात का आइटम, अब बांटना थोड़ा सा कम करना होगा अगर हमको थोड़ा सा पैसे को डिसिप्लिन करना है अपने देश में। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल आप उचित कह रहे हैं। और हमारे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी हाल में कहा है कि भाई ये रेवड़ी कल्चर खत्म कर देनी चाहिए। जी अब मसला ये है कि हमारे पास क्या कौन से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि हाल में
इनती फ्रीबी से जो है स्टेट के बोरोइंग पर असर हुआ है। मेन आपकी परेशानी ये है कि कितना कर्जा स्टेट ले रही है इस फ्रीबी को अनाउंस करके। और वो डेफिनेटली, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी को फ्री कर दिया, उस पर बहुत असर पड़ेगा। और पंजाब जैसे स्टेट में जिसमें अपनी सोर्स ऑफ इनकम कम होगी थोड़ी बहुत, उस पर और भी असर होगा। और जो आपके ज्यादा स्टेट्स हैं जो जिनमें आपके यहाँ बिजनेस है, इंडस्ट्री है, जैसे गुजरात है। गुजरात एक परफेक्ट मॉडल है जिसमें आपका पास लिकर टैक्स भी नहीं है, और उनकी इंटरनल रेवेन्यू ऐसी है कि वो अपने जो लाइबिलिटी है इस आधार पर कि वो अपने कर्जे का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो उसको टेक केयर कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी बात पे एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। पावर डिस्कॉम्स जो हैं, जो बिजली बांटने वाली कंपनियां होती हैं, उनकी उधारी लगभग 60,000 करोड़ पहुंच चुकी है, और ये बावजूद इसके कि उज्ज्वला स्कीम को बहुत हाई प्रोपेगेंडा से प्रमोट किया गया था, और ऐसा माना गया था कि अगर ये डेट स्टेट की सरकारों के ऊपर, या फिर इसको कॉर्पोरेट भाषा में अगर बोले तो कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग अगर इसकी करी जाएगी तो ये कहीं ना कहीं फायदा करेगा। पर अभी भी अगर हम इकोनॉमिक सेंस में देखें तो ढाक के तीन पात ही स्टोरी है। तो पावर डिस्कॉम्स, हम जो हमेशा बात करते हैं कि डिस्कॉम्स का जो डेट है उसको फिर से रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, हम कहां जा रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम अभी? तो ये एक बहुत ही ऑप्टिमिज्म के साथ ये सोचा गया था कि जो उदय स्कीम है, उज्ज्वला स्कीम है, उसमें जो है 75% जो है डेट वो ले लेगी स्टेट, और उसके अगेंस्ट बॉन्ड्स इशू करेगी। अब क्या हुआ कि उसके बाद कोविड आ गया। देखिए, कोविड के कारण भी बहुत परिस्थितियां बदली हैं। कोविड के कारण आप देखा जाए तो बहुत ज्यादा परिस्थितियां बदली हैं, जिसके कारण हम अगर अगर देखें हमारे पास एक फिजिकल स्पेस की कमी हो गई है। तो उज्ज्वला स्कीम अपने में बुरी नहीं है, और मुझे लगता है कि थोड़े से टाइम में ये स्टेबल भी हो जाएगी। पर ये एक ही फ्रीबी है जो दी जाती है, अन्य किस्म की भी फ्रीबीज हैं जिसका चर्चा होती है, बट वॉल्यूम में अगर देखा जाए वो कम है। और अगर आप देखें तो कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कुछ निर्णय दिया है और फाइनेंस कमीशन को रेफर किया है जी। तो उसका इंतजार हमको करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस कमीशन जो एनके सिंह जी की थी उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर मार्गदर्शन दिया था कि भाई आपको अपनी जीएसडीपी को इम्प्रूव करना है, मेन चीज ये है। लेकिन अगेन मैं दोहराना चाहूंगी कि भारत का संविधान ऐसा स्ट्रक्चर्ड है कि जो एक क्राइसिस है वो ऑप्टिमम पर आने से पहले उसमें ब्रेक लग सकते हैं। आरबीआई के ब्रेक लगते हैं, सेंटर के ब्रेक लगते हैं, ऑफ बजट बोरोइंग के ब्रेक लगते हैं, तरह तरह के ब्रेक्स लगते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, आपके आखिरी सवाल ने थोड़ा सा मुझे प्रोवोक किया कि एक नया सवाल पूछूं, और मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं उदय स्कीम के बारे में बात कर रहा था, उज्ज्वला नहीं, मुंह से उज्ज्वला निकल करके चला गया, पर ये उदय स्कीम की बात हो रही थी जो कि डिस्कॉम्स के डेट स्टेट्स को ट्रांसफ़र करने की जिसमें बात हो रही थी। दक्षिता जी, एक आखिरी सवाल। एक आम आदमी को इसमें से 90% बातें समझ में नहीं आती हैं। अब अगर एक आदमी सुबह उठा है और अपनी रोज़मर्रा के टैक्स भरता है, नौकरी पे जाता है, घर आता है, उसके जीवन में किस तरह के परिवर्तन हो सकते हैं उसके बारे में तो आपने बता दिया, पर एक आम आदमी को किस तरीके से सजग रहना चाहिए और किस तरह की अपील करनी चाहिए अपनी सरकारों से, खासकर राज्य सरकारों से, कि उनके बैलेंस डगमगाए नहीं। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि फिजिकली प्रूडेंट होना चाहिए स्टेट्स को, मूर्तियों में पैसे ना बनवा करके लोगों के एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रिजेस में पैसा लगवाया जाए। तो ऐसी कौन सी सजगता एक आम आदमी को अपने जहन में रखनी चाहिए और अपील करनी चाहिए अपनी राज्य सरकारों से कि इस तरह की गड़बड़ी उनके जीवन को प्रभावित ना करे? सिटीजन अवेयरनेस ही ये सब चीजें ला सकती है। इवेंचुअली डेमोक्रेसी में जो है वोट हमारे हाथ में है जी और हम फ्रीबी पर वोट लें या हम डेवलपमेंट पर वोट दें, जी। वो हमारा व्यक्तिगत निर्णय है। मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूं कि आज की तारीख में एजुकेशन, हेल्थ, इस तरीके के एंड स्किल डेवलपमेंट, ये तीन चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। अभी पॉपुलेशन के भी आंकड़े आ गए हैं तो इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो रोजगार का भी हमको स्किल डेवलपमेंट जो कि एजुकेशन के थ्रू आएगा वो बहुत ही अहमियत रखता है और उसी पर पैसा जाना चाहिए। और आम आदमी की तो हाथ में वोट है और दो बारी वोट करता है, एक बारी स्टेट के लिए, एक बारी सेंटर के लिए। क्या उसको पढ़ना चाहिए क्या क्या मैनिफेस्टो है,
हम सभी आकर्षित होते हैं अगर हमको मुफ्त में कोई चीज मिल जाए, बिल्कुल लेकिन हमको ओवरऑल एक देखना चाहिए कि विकास के लिए क्या आने वाले हैं। बिल्कुल वो सही। आपका एक व्यक्तिगत निर्णय है। बेरोजगारी के आंकड़े निकालें, इस वक्त हम एजुकेशन के आंकड़े निकालें, तो कहीं ना कहीं हम चाइना को आबादी में तो ओवरटेक कर लेंगे कुछ सालों में, लेकिन स्किल डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मेरे ख्याल से फिस्कल और जो पॉलिसी मेकिंग है सरकार की, ना सिर्फ पैसों के टर्म्स में बल्कि डिप्लॉयमेंट के टर्म्स में भी, उसमें भी एक सजगता की जरूरत है। मुझे लगता है कि आम आदमी को उसी की डिमांड सरकार से करनी चाहिए एज फार एज स्टेट बजट्स आर कंसर्न। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। और आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी फैली है, एक आपको व्हाट्सएप से पता चल जाता है कि मैनिफेस्टो क्या है। जी। अब वो फिर व्यक्तिगत चॉइस है जनाब, आप कहाँ वोट डालें और क्या देखकर वोट डालें। कहाँ आपने पूछा कि कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो व्यक्तिगत चॉइस। व्यक्तिगत चॉइस है, आपके वोट की चॉइस है। एक बहुत पुरानी फिल्म आई थी दक्षता जी, फंस गए रे ओबामा। उसका आखिरी सीन था जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो बोलता है कि अपने ओबामा जी से कहिए कि मंदी का दौर है, अपने देश में रखें, दूसरे देशों में क्यों फैला रहे हैं। तो वैसे ही शायद आम आदमी सरकारों से ये कहे कि भाई आपका बजट सही से नहीं निपटा है तो आप अपने तक रखें, हम तक प्रभाव इसका ना आने दें। ऐसी कोई योजना होनी चाहिए। बिल्कुल सही दक्षता जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमबख्त पैसा पे आने के लिए और हमारे ऑडियंसेस को एनलाइटन करने के लिए कि कैसे ये पॉलिसी मेकिंग और डेट सिस्टम काम करता है। थैंक यू सो मच।